हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम जून महीने के तीसरे सप्ताह में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोगों को इसको लाइक जरूर करना है। ये मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इसमें आपकी तैयारी के लिए काफी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करी हैं। ये सारे कोर्सेज आपको मेरे इस ऐप में नजर आएंगे, एक बार इनको आपको देख लेना है। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, शाहिद ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किए गए हैं? कौन से ड्रोन्स की बात हो रही है? शाहिद ड्रोन्स की। पिछले एक दो महीने में आप लोगों ने इतने ज्यादा ड्रोन्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ऐसे जो अलग अलग नाम के ड्रोन आप लोग सुन रहे हैं, वो किसने डेवलप करे उनको आप लोगों को याद रखना है। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए था कि रशिया ने ना एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया था यूक्रेन पर 1 जून को। लगभग 300 से ज्यादा इन्होंने ड्रोन और मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर फायर करे थे, और इन 300 में से लगभग 250 जो ड्रोन्स थे वो ये शाहिद ड्रोन्स थे। ये ईरानियन मेड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होते हैं। तो इसको किसके द्वारा विकसित करा गया है? ईरान के द्वारा विकसित करा गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस संगठन ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक से अपनी 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया है? इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ ये पूछ लिया है कि इसको जारी किसने किया है। कल को हो सकता है आप लोगों से पूछ लें कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसको हम यूएनएफपी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी, उसका टाइटल क्या है ये आपसे पूछला सकता है। तो ये रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के नाम से इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को जारी किया है, जो कि 2025 की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट को बताती है। तो यहां पर आपको किसके द्वारा जारी करा गया है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा इस टाइटल्ड द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस की वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट 2025 को रिलीज करा गया है। अब इसमें कई प्रकार के ना डेटा आता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जी, जो 30% इंडियंस है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अनफुलफिल्ड डिजायर्स को, कि उनको और थोड़े से बच्चे करने चाहिए। तो ऐसे डेटा इस रिपोर्ट के अंदर दिए जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को रिलीज कर रही है और किस टाइटल से कर रही है। ठीक है। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की? खान क्वेस्ट 2025 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसको होस्ट करने वाले देश का नाम पूछा जा रहा है, मंगोलिया इसमें चर्चा में था। तो 14 से 18 जून तक इस एक्सरसाइज को आयोजित करा गया। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे इसका हो सकता है कि एडिशन यानी कि संस्करण का नंबर पूछ लें। ये इसका 22वां एडिशन था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें शामिल है, मंगोलियन आर्म फोर्सेस इसमें शामिल है, और भी कई सारे देश की जो मिलिट्रीज है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो एटलीस्ट आप इतना याद रखिएगा कि इसको होस्ट कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने आईएनएस गुलदार को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदलने के लिए एक परियोजना को शुरू किया है? किसको बदल रहे हैं ये आईएनएस गुलदार को? पहला सवाल यही पूछा जा सकता है। और ये इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम होगा जिसमें इस आईएनएस गुलदार को ये कन्वर्ट कर रहे हैं अंडर वाटर म्यूजियम में। आपको इसमें याद रखना है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम होगा और इसमें आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स को क्रिएट करा जाएगा, ये नेवल शिप आईएनएस गुलदार को डीकमीशन करके। तो याद रखेंगे इस बात को। चलिए भी अगला सवाल है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जिसको हम एनईवी के नाम से जानते हैं, किस मंत्रालय के तहत इसको विकसित किया गया है? पिछली वाली वीडियो के अंदर यानी कि जून के सप्ताह नंबर 2 में भी मैंने इस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर आप लोगों के साथ चर्चा करी थी। तो इन्होंने इस वाले सवाल में पूछ लिया है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री डेवलप कर रही है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। तो इनॉग्रेट करा गया था ये 9 जून को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसके इस इनॉग्रेशन में शामिल थे। तो याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टल हो, एप्लीकेशन हो, इनिशिएटिव हो, कौन सा मंत्रालय लॉन्च कर रहा है, किस
उद्देश्य से इसको लॉन्च करा जा रहा है। तो जैसे इस ई विधान एप्लीकेशन की बात होती है, तो ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है वन नेशन वन एप्लीकेशन पर। तो ऐसी बातें भी आपसे पूछ सकते हैं कल को, हर बात को लेकर तैयार रहना है। अगला सवाल है, CROPIC पहल किस योजना के तहत शुरू की गई है? CROPIC इनिशिएटिव। तो सबसे पहले आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि सर जी ये जो CROPIC है आखिरकार ये है क्या? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स। तो इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लॉन्च करा गया है, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो इस इनिशिएटिव के अंदर ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं कि जो क्रॉप की हेल्थ है, उसका स्ट्रेस है, उसको कंप्यूटर वर्जन के अंदर मॉनिटर पर लाया जा सके। ठीक है, तो यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस CROPIC इनिशिएटिव को लॉन्च करा गया है। हाल ही में यूरेशियन ऊद बिलाव को 30 साल बाद भारत के किस क्षेत्र में देखा गया? रिसेंटली द यूरेशियन ऑटर, इसको स्पॉट करा गया है 30 साल के बाद भारत के किस क्षेत्र के अंदर? तो देखो होता क्या है, हमारे देश के अंदर या फिर विश्व के किसी अन्य देश के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई स्पीशीज, कोई जानवर उसको स्पॉट करा जाता है या फिर उसको डिस्कवर करा जाता है, तो हमसे यार ये सवाल पूछ लेते हैं। तो यहां पर हमसे इन्होंने क्या कहा है कि इसको 30 साल बाद कहां पर स्पॉट करा गया है? तो कश्मीर घाटी यानी कि कश्मीर वैली आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। टॉरेट सिंड्रोम किस तरह का विकार है जो हाल ही में खबरों में रहा? टॉरेट सिंड्रोम के डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का ये डिसऑर्डर है जिसको न्यूज में सुना गया। तो ये जो सिंड्रोम है ना, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसकी वजह से सडन और जो इनवॉलेंटली मूवमेंट्स होते हैं, वोकल साउंड्स को जिन्हें टिक्स कहा जाता है, वो होते हैं। तो ये लगभग 2 से 15 साल की उम्र के बीच में होता है। तो ये चर्चा में किस प्रकार का विकार है, किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ऐसे सवाल हो सकता है आपसे पूछ लें। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नाम क्या है इसका? टूरेट सिंड्रोम। ठीक है, अगला सवाल है, किस संगठन ने विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन 2025 की स्थिति की समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है? अगेन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग टाइटल से रिपोर्ट सामने आती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टाइटल क्या है इसका? रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मरीन फिशरी रिसोर्सेज 2025। इसको रिलीज करने वाली संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इन्होंने कई सारे डेटा दिए हैं। इसमें रिपोर्ट के अंदर इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो डीप सी स्पीशीज होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है, लेट मेच्योरिटी उनकी होती है। तो इस प्रकार के डेटा इसके अंदर दिए जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन कर रहा है और उसका टाइटल क्या है। कल को ये पूछ लेंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में डीप सी स्पीशीज पर एक रिपोर्ट जारी करेगी, उसका टाइटल क्या है? तो रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मरीन फिशरी रिसोर्सेज 2025 इसका टाइटल है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रही बनास नदी किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? बनास रिवर पर कई बार सवाल आप लोगों से पूछ चुका हूं। तो हुआ क्या, रिसेंटली कई सारे लोगों की जान चली गई क्योंकि इस रिवर के अंदर वो लोग डूब गए थे। टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ये आपकी रिवर पड़ती है। तो कोई भी नदी अगर चर्चा में आती है तो यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत के राजस्थान राज्य के नॉर्थ वेस्टर्न भाग में ये लोकेटेड है। अब इसको लेकर ये हो सकता है कि बानस रिवर का ओरिजिनेशन कहां से ये आपकी उत्पत्ति इसकी होती है। तो इसमें आपको अरावली जो हिल्स है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, उसके पास में एक जगह पड़ती है जिसको कहा जाता है कुंभलगढ़। मैं यहां पर लिख देता हूं कुंभलगढ़, इसका नाम याद रखिएगा, यहां से ओरिजिनेट होती है और फिर बाद में ये आके जाकर एक इंपॉर्टेंट नदी से मिल जाती है। कौन से नदी से? चंबल नदी से मिल जाती है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, शैक्षणिक सामग्री वितरण के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोस्टल सर्विस जिसको लॉन्च करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा फॉर एजुकेशनल मटेरियल डिलीवरी? कोई भी इंपॉर्टेंट संस्था किसी भी प्रकार का नया
इनिशिएटिव अगर लेती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको लॉन्च करा है, नाम क्या है इसका? ज्ञान पोस्ट। ठीक है, ये एक स्पेशल पोस्टल सर्विस है जहां पर एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल और जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उसको डिलीवर करा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स को भी सपोर्ट करती है। किस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण की स्थिति और रुझान 2025 शीर्षक की रिपोर्ट को जारी किया है? क्या टाइटल है इसका? स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। तो इसमें भाई आपको वर्ल्ड बैंक का नाम याद रखना है। कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा कोई भी रिपोर्ट जारी करी जाती है यार, इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है ये स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 को। एक कार्बन प्राइसिंग को लेकर इन्होंने कहा है कि भाई अब 28% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज है वो लगभग 100 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू एक प्रकार से कवर कर रही है। तो ऐसी सवाल ये पूछ लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी करा गया है। ओके, हाल ही में खबरों में रहा नेट्रोल झील किन देशों की सीमा पर स्थित है? कौन सी झील की बात कर रहे हैं? ये लेक नेट्रोन। कभी भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई स्पोर्ट अगर आपका चर्चा में हो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो लेक नेट्रोन है तंजानिया के अंदर ये लोकेटेड है। तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पर आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर ग्लोबल अटेंशन इसके ऊपर गई है क्योंकि इसके अंदर जो एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो इसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है यहाँ पर उसकी वजह से, तो ये आपकी चर्चा में है। हाइपर सैलाइन सॉल्ट लेक है जो कि आपकी केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर ये पड़ती है, लेक नाइट्रॉन। किस संगठन ने रुद्रास्त्र, एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन को विकसित किया है? बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका नाम है रुद्रास्त्र। किसके द्वारा इसको डेवलप करा गया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा डेवलप करा गया है। ज्यादातर लोग इसमें डीआरडीओ का आंसर छेपने की कोशिश करेंगे लेकिन याद रखिएगा इसका नाम सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को आपको देना है। तो इसका ट्रायल हुआ था अभी, तो जितनी भी आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी इसने मैच करी। हाई एंड्योरेंस, प्रिसीजन टारगेटिंग, इसकी फ्लैक्सिबिलिटी का मिक्स रूप, उसको लेकर ये रुद्रास्त्र को आपका डेवलप करा गया है। हर साल किस दिन को अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाए जाने वाले दिन का नाम ही पूछ रहे हैं। तो पहली चीज तो आप ये 13 जून को याद रखिएगा जिस दिन इस IAAD को हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो मानव अधिकार है लोगों के उसको सपोर्ट करना एल्बिनिज्म के जरिए। अब आप पूछोगे कि सर जी एल्बिनिज्म है क्या? तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है, एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि सब सहारियन जो अफ्रीका है उसमें हर 5,000 में से एक व्यक्ति को ये अफेक्ट करती है। तो ये चर्चा में इसका दिवस ही मना रहे हैं, जागरूकता दिवस तो 13 जून को आपको याद रखना है। ठीक है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको कौन से मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था? आप लोगों को पता है अभी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-17 क्रैश हो गई थी अभी, कौन सा बोइंग एयरक्राफ्ट था वो था 787। तो ये जो एजेंसी है ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके क्रैश का। तो ये आपका आती है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। तो इसको 2012 में सेटअप करा गया था। जितने भी विमान हादसे होते हैं उसको लेकर ये इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या गलत हो गया, क्या उसको लेकर सेफ्टी स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है तोतापुरी आम की खेती मुख्य रूप से किन राज्यों में की जाती है? तो तोतापुरी आम को लेकर बात हो रही है, चर्चा में क्यों है? भी हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है ना उन्होंने इस तोतापुरी मैंगो की एंट्री के ऊपर बैन लगा दिया है। जितने भी कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इनको प्रोड्यूस करा जाता है कर्नाटक के साथ लड़ाई की वजह से। तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर आपके ये प्राइमरली कंट्रीब्यूट करे जाते हैं, इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। ठीक है,
तो इसको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु तीनों के अंदर उगाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम कर्नाटक से आने वाले जो ये तोतापुरी मैंगो है उनके ऊपर बैन लगा रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश का डिसीजन है। ठीक है। ट्रूटिम स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत की पहली एजेंटिक एआई प्रणाली का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट जेनेटिक एआई सिस्टम जिसको कृत्रिम स्टार्टअप के द्वारा विकसित करा गया है? तो रिसेंटली इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम, क्या नाम है इसका? कृति। इसको लॉन्च करा गया है स्टार्टअप कृत्रिम के द्वारा। ठीक है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन जनरेटिव एआई टूल है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में काफी आगे, कॉम्प्लेक्स टास्क इसको दे दो, इसको डिसीजन मेकिंग के लिए आप बोल दो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बोल दो, ये काम करेगी। श्रुति नाम है इसका। सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लोकेटेड है? सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या, रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार है ना, उन्होंने एक डिविजनल लेवल कमेटी को तैयार किया, फॉर्म किया कि भाई आप इको सेंसिटिव जो जोन है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड में उसको मॉनिटर कीजिए। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है, चर्चा में है, सवाल बन सकता है आपका। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान कौन से दो देश हैं? Which two countries are the co-host of the fourth UN Ocean Conference in 2028? तो 2028 में होनी है ये। तो हाल ही में 2025 में यूनाइटेड नेशन की ओशन कॉन्फ्रेंस को एंड करा था जो कि तीसरी नंबर की थी। उसमें 170 कंट्रीज ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा के भाई ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें अर्जेंट जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। तो फिर उसी में उन्होंने 2028 के अंदर इसको को-होस्ट कराने के लिए दो देशों को घोषित करा। तो इसमें आपको साउथ कोरिया और चिली का नाम याद रखना है जो कि इसकी 2028 की चौथी एडिशन को होस्ट करेंगे। किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द जल गंगा संवर्धन अभियान फॉर वाटर कंजर्वेशन इन 2025? अलग अलग राज्य सरकारों के ये जो इनिशिएटिव होते हैं, जैसे कि ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक लॉन्च करा गया जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसको मार्च 30 को इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो इसके अंतर्गत जो घोड़ा पंचाद रिवर है, नर्मदा रिवर की एक सहायक नदी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, नर्मदा नदी की एक ट्राइब्यूटरी रिवर है, क्या नाम है उसका? घोड़ा पछाड़ रिवर। इसके अंदर रिवाइवल की कोशिश करी जा रही है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का एक अभियान है, इसका नाम याद आपको रखना है। ठीक है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाश की जाती है? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को पब्लिश करा जाता है कौन सी संस्था के द्वारा? तो इसमें आपको यूनेस्को का नाम याद रखना है भाई। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा इसके रिपोर्ट के अंदर ना एक डिटेल्ड एविडेंस बेस्ड एनालिसिस करते हैं ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्रेस का, चैलेंजेस का, ट्रेंड कैसे चल रहे हैं। इस रिपोर्ट को पहली बार 2002 में लॉन्च करा गया था, फिर उसके बाद इसको बाद में रिनेमिंग करी गई थी इसकी 2016 में। तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट को कौन प्रकाशित कर रहा है? यूनेस्को प्रकाशित कर रहा है। ठीक है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू करे गए ऑपरेशन का नाम क्या है? पहली चीज तो राइजिंग आयरन ऑपरेशन जो है वो किसका है? इजराइल का है। इसके ऑपोजिट में, इसके अगेंस्ट में रिटेलिएट करने के लिए ईरान ने एक अपना ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ट्रू प्रॉमिस 3। तो ये लड़ाई बड़ाई बच रही है भाई। ठीक है। पहले ये दोस्त हुआ करते थे 1979 से पहले, ईरान और इजराइल। अब सिचुएशन फिर बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से डिफरेंट होने के बाद लड़ाई बच रखी है। किस सरकारी विभाग ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है? मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट सरकारी कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करे, उसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? अर्बन लैंड सर्वे। नाम क्या है? नक्शा प्रोग्राम। कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये शुरू करा गया है? तो इसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन विभाग, इसके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया है। तो इसका ये फेज 2 है। नक्शा, नक्शा का फुल फॉर्म हो सकता है ये आपसे पूछ लें। तो ये नक्शा का फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस।
तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट का नाम ही पूछ सकता है। सिंहाचलम मंदिर किस राज्य के अंदर लोकेट है? सिंहाचलम टेम्पल की लोकेशन ये पूछ रहे हैं। तो हुआ क्या, चर्चा में क्यों है? जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शंस के तरीके हैं उनको यूज करा जाएगा इस टेम्पल को रिस्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वारा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के नाम से। वारा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा इसको। निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का मिशन है? निसार मिशन को लेकर पूछ रहे हैं, जो कि एक ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन है बिटवीन कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज के बीच में। तो इसमें भाई एक तो है आपकी नासा, नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में है इसके इसरो। इनिशिएटिव का नाम क्या है? निसार। तो ज्वाइंट मिशन है इन दोनों के बीच में, जिसमें ये जो सार है, सार का मतलब सुना है आपने? सार का मतलब होता है सिंथेटिक एपरेचर रडार, उसका यूज करेंगे एनर्जी पल्सेस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसमें आपका ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित करी गई है? ETLDHCM यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप करा गया है? तो हमारी DRDO के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। तो ये हमारी स्वनिर्मित DRDO की प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट विष्णु चल रहा है इनका। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इन्होंने इसको तैयार किया है, ETLDHCM को। लॉन्ग रेंज मिसाइल है, हाइपरसोनिक स्पीड इसमें यूज होती है। हाल ही में खबरों में रहा वैली फीवर किस तरह का रोग है? वैली फीवर को लेकर पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ चर्चा करी थी। तो एक नई स्टडी के अंदर पता चला कि भाई जो डॉग्स हैं वो पता लगाने में हेल्प कर सकते हैं कि ये वैली फीवर फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। पब्लिक हेल्थ को लेकर एक नया टूल ये डेवलप कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको। तो ये फंगल संक्रमण है, एक फंगल इन्फेक्शन है ये वैली फीवर, याद रखिएगा। ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर ही बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसलिए चर्चा में है। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है? काली टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं, चर्चा में क्यों है? तो कुछ जो कंजर्वेशन एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने कुछ कंसर्न्स को रेज करा। भाई ये जो टूरिज्म है इसको थोड़ा सा हिसाब से देख लो। ये टाइगर रिजर्व, जो काली टाइगर रिजर्व है, इसमें यार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर लोकेटेड है, सो दैट के वहां की जो बायोडायवर्सिटी है वो प्रभावित ना हो। ठीक है, याद रखेंगे, कर्नाटक इसकी लोकेशन है। कैचुई की दो नई प्रजातियां, कंचुरिया त्रिपुरेंसिस और कंचुरिया प्रियंसकारी, हाल ही में किस राज्य में खोजी गई हैं? यार ये इंपॉर्टेंट होता है बायोडायवर्सिटी में। अगर कोई नई स्पीशीज किसी भी एरिया से, जैसे कि अर्थवॉर्म की स्पीशीज है, कल को आप लोगों से इनको सवाल पूछने का रहेगा तो इनके नाम देकर पूछ लेंगे कि बताइए कौन सी स्पीशीज से संबंधित है। अर्थवॉर्म से संबंधित है। ये दो नई प्रजातियों को त्रिपुरा के अंदर डिस्कवर करा गया है। ठीक है, तो भाई ये था हमारे जून के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को फायदा आया होगा और फायदा मिला होगा, मजा आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, रॉबिन SIRG। इस इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज करके पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो मेरा ऐप है इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी इस ऐप को एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें जो कोर्सेज मैंने दे रखे हैं ये आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इनको एक बार देखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह के वीडियो डिस्कशन में। इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।